मीना बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले 2 दिन के लिए बाहर जो गए हुए थे। मीना खुशी से घर में झूमते हुए खुद से कहती है, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, क्या मेरी सास घर है, अरे नारे नारे ना, क्या खाना बनाऊंगी मैं, अरे नारे नारे ना, मैं चली करने आराम। मीना ऐसे ही ऐश से अपने 2 दिन काटती है और घर का कोई काम नहीं करती। सारा खाना बाहर से मंगवाती है और अपने पति को भी बाहर का खाना ही खिलाती है। उसका पति मंगेश काम से घर वापस आता है तो कहता है, मीना जी, तुमने इन 2 दिनों में ना बहुत अपनी मनमानी कर ली है। अगर माँ जी होती ना यहाँ पर तो तुम अपनी मनमानी कभी नहीं कर पाती। अब कैसी मनमानी? अरे कल दोपहर तक तो सासू माँ और ससुर जी वापस आ जाएंगे, उसके बाद तो मेरी शामत ही आ जाएगी ना। तो 2 दिनों में जो तुमने इस घर में गंदगी मचाई है ना, उसको साफ कर देना, वरना माँ जी आके तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान उठाएगी ना। तुम तो जानती हो माँ जी को, कैसी हैं वो। तुम्हारी तो माँ है इसलिए अच्छी, लेकिन मेरी सास है इसलिए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। क्या 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 बोल रही हो तुम? कुछ नहीं। अब जरा ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दो ना, वैसे भी कल से तो खाना बनाना ही है मुझे डेली अब। जिसके बाद मंगेश मुंह लटकाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन मंगेश काम पर चला जाता है। मीना हाथ में झाड़ू लेकर साड़ी को कमर में कसकर कहती है, अब इससे पहले कि मेरे सास ससुर दोपहर तक घर वापस आ जाए, मुझे पूरे घर को चमकाना होगा ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैंने 2 दिन कितना आराम किया है। मीना ये बोलकर पूरे घर की साफ सफाई शुरू करती है। सारा घर साफ करने के बाद वो माथे पर हाथ पीटते हुए कहती है, लो कर लो बात, सारा घर साफ कर दिया, पर सास और ससुर जी का कमरा तो साफ ही नहीं किया। जल्दी से वो भी साफ कर देती हूँ, वरना तो मेरी शामत ही आ जाएगी। अब मीना अपने सास ससुर के कमरे में सफाई करने लगती है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और खुद से कहती है, ये कैसी तस्वीर है? ये तो ससुर जी की जवानी की तस्वीर लगती है। बड़े हैंडसम दिख रहे हैं ससुर जी वैसे तो। और ये क्या, ये इनके साथ कौन है? मीना तस्वीर को देखकर हैरान थी क्योंकि वो उसके ससुर की जवानी की तस्वीरें थी। उसके साथ में एक औरत भी थी जिसने उसके ससुर के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। हे राम, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं थोड़ी बर्बाद हुई, पर मेरी सास तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जब उन्हें पता चलेगा कि ससुर जी का जवानी में किसी से अफेयर था तो उन पर क्या बीतेगी। राम राम राम। मीना ये बोलती है और बहुत ही उदास हो जाती है। कुछ देर में उसकी सास और ससुर घर वापस आ जाते हैं। उसकी सास उसे परेशान देखकर कहती है, अरे ओ बहुरिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ देखकर ना 1% भी खुश नहीं है। तेरी शक्ल पे दिख रहा है तेरा मुंह कितना ज्यादा सड़ा हुआ है, लेकिन ये शक्ल वक्ल बनाने की ना मेरे सामने जरूरत नहीं है। तो देख लियो, ऐसी शक्ल दोबारा बनाए ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुम भी कैसी बात कर रही हो? अरे भाग्यवान दिमाग क्या बेच दिया है तुमने। अरे दुनिया की कौन सी बहू है ऐसी, बताओ मुझे, कौन सी बहू है जो अपनी सास को घर में वापस देखकर खुश हो जाए। अरे ऊपर से तुम्हारी तो शक्ल भी बंदरिया जैसी है। मेरा मतलब है तुम सास हो ना, तो सास को बहू देखकर कैसे खुश होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ, आप और ससुर जी गलत सोच रहे हो। अरे मैं तो खुश हूँ कि आप लोग घर वापस आ गए। अगर ऐसी बात है बहुरिया, तो तेरा मुंह काहे उतरा है? तूने घर भी इतना चमका चमका के रखा हुआ है, खाना भी बढ़िया ही बनाया होगा, दिख रहा है खाना बना हुआ, लेकिन तेरा मुंह काहे उतरा है इतना? और तेरे को ऐसा काहे लग रहा है? मैं तेरे को डांटूंगी। आप सास लोगों का और बिन बादल बारिश कोई भरोसा थोड़ी है कि कब बरस जाए। वैसे माँ जी, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर बहू, क्या तुम मुझे देखकर परेशान हो गई? आपको देखकर नहीं, आपको लेकर परेशान हूँ। क्या 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 बोली तू? सही सही बोल, क्या बोली? अरे सुन तो, अरे बता तो क्या बोली? मीना अब बिना कुछ बोले झूठे बर्तन उठाकर अंदर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मीना बुझी बुझी सी रहने लगती है। उसने उस तस्वीर को छुपाकर अपने पास रख लिया था। एक रात जब उसका पति सो रहा था, वो अपने आप से अपने मन में बोलती है,
अगर इन सब के बारे में सासू माँ को पता है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर नहीं पता है तो औरत होने के नाते उन्हें पूरा हक बनता है कि वो ये सारे सच जाने कि ससुर जी का कुछ गड़बड़ घोटाला था उनकी जवानी में। पर क्या मुझे ये बताना सही लगेगा? क्योंकि जो भी था वो उनके पास्ट था। अब तो ससुर जी की जिंदगी में सिर्फ माँ जी है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ससुर जी का एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर हो, अभी अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात करते हो वो अभी भी, और माँ जी को ये बात पता ही ना हो। खैर जो भी हो, मुझे माँ जी को ये सच्चाई बतानी होगी। नहीं, मैं अभी माँ जी से बात नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे ससुर जी से ही बात करनी होगी। अब मीना ने तय कर लिया था कि वो सारी सच्चाई अपने ससुर से जानने की कोशिश करेगी। कुछ देर बाद मीना जब सो जाती है और अगली सुबह वो अपने ससुर के अखबार में एक चिट्ठी रखती है और चाय के साथ अखबार ससुर को देती है। ससुर जी आपकी चाय और आपका सुबह का अखबार। बहू, आज मेरा अखबार पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो एक काम कर, तू ही पढ़ के सुना दे। और वैसे भी न्यूज़ ही तो सुननी है। अब मैं पढ़ूं चाहे तू पढ़े, एक ही बात है। चल पढ़ना शुरू कर। अरे ये तो उल्टा हो गया। अगर मैं खुद अखबार पढ़कर सुनाऊंगी तो चिट्ठी गिर जाएगी और मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ससुर जी, वो मैंने कड़ी चढ़ाई हुई है। अगर मैं आपके लिए अखबार पढ़ने बैठ गई ना तो वो खराब हो जाएगी, और अगर कड़ी खराब हो गई तो आप जानते हैं ना माँ जी को, तो इसलिए आज आप ये खुद ही अखबार पढ़ लीजिए। अरे भड़क क्यों रही है? ठीक है, एक काम कर, अपनी सास को भेज दे, वो पढ़ेगी और मैं सुनूंगा। वैसे भी पत्नी है और किसी काम की तो है नहीं, कम से कम कुछ काम तो आए। ससुर जी, आप अपने सारे काम खुद भी तो कर सकते हैं। इतने बड़े हो गए हैं फिर भी आपको किसी की मदद की जरूरत है। आप ये अखबार खुद पढ़ेंगे, वो भी अकेले। मीना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ससुर को उसकी बात कुछ अजीब लगती है। ससुर जैसे ही अखबार को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक चिट्ठी होती है और उस पर कुछ लिखा होता है। अरे ये चिट्ठी यहाँ कहाँ से आई? अरे किसकी है ये? खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। आपने जितने जवानी में कांड किए हैं सब मुझे पता है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो रात को छत पे 12 बजे आ जाना। ससुर भी ये सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि चिट्ठी किसने लिखी है और वो खुद से कहता है, हे राम, ये कौन आ गया? कहाँ से आ गया? कौन मुझे धमकी दे रहा है, वो भी चिट्ठी लिख के? रे अब मैं क्या करूँ? और कौन सा सच उसे पता चल गया, कौन सा राज पता चल गया मेरा? अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ससुर के चेहरे पर शिकन आ जाती है। मीना ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। मीना ने खुद से कहा, ससुर जी के चेहरे की शिकन बता रही है कि ये तस्वीर को लेकर उनके अतीत में कुछ तो रहा है। कोई बात नहीं, आज रात को 12 बजे सब दूध का दूध और छाछ का छाछ हो जाएगा। पूरे दिन मीना अपने ससुर पर नजर रखती है और ससुर अपनी अलमारी में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीना भी ये देखकर अपने ससुर पर शक करने लगती है और दोपहर में जाकर अपने ससुर से पूछती है, क्या हुआ ससुर जी, आपकी अलमारी में कुछ खो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं बहू। मैं तो साफ सफाई करने आया था। देख कितनी धूल मिट्टी हो गई है। ससुर जी, आप अपना चश्मा तक तो खुद साफ नहीं करते। आज आप अपनी अलमारी कैसे साफ कर रहे हो, और वो भी तब जब माँ जी पड़ोसन के घर गई हैं। बनाता हूँ, मेरा मतलब है बता रहा हूँ। रुक जा। अरे हाँ, अरे तूने ही तो सुबह सुबह कहा था अपना काम स्वयं करो, तो वही तो कर रहा हूँ। मेरा सामान है, मैं साफ करूँगा। वैसे भी तुम लोग सही से करते नहीं हो, तो मैं कर रहा हूँ, करने देना। ससुर जी, मेरी बातों को इतना ही सीरियस लेते हो तो ऐसे काम करते ही क्यों हो? क्या कहना चाहती है तू? साफ साफ बोल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसने अपनी सास और पति को पहले से ही छत पर छुपा दिया था। वो चाहती थी कि ससुर की सारी सच्चाई जब वो बताए तो उसके सास और पति भी चुपचाप सब कुछ सुन ले। रात के समय ससुर दबे पांव छत पर आता है और एक परछाई देखकर बोलता है, अरे अब बताओ, आखिर हो कौन तुम और मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझ जैसे बुढ़े ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? अब मीना पीछे पलटकर अपने ससुर को अपना मुंह दिखाती है। ससुर से देखकर हैरान रह जाता है
और मीना उस तस्वीर को ससुर के सामने फेंकते हुए कहती है, ये देखिए आपकी जवानी के करतूत आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ससुर जैसे ही उस तस्वीर को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, अरे मोरी मैया, ये तस्वीर तो हाँ, ये तस्वीर आपकी माशुका की है ना, जिसे आपने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब दूध का दूध और छाछ की छाछ हो गई है। अरे बहू, दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ये क्या बोल रही है, दूध का दूध छाछ का छाछ? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, वही वही। तभी मीना का पति और सास निकल कर आते हैं और सास ससुर का गिरबान पकड़कर कहती है, क्या क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? काहे हमें धोखा दिया इतना? हाँ, इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ। अरे आपका जवानी में दूसरा कोई प्यार था, प्रेम था आपको, हमें काहे नहीं बताया आपने? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया आपने हमसे? अरे भाग्यवान, अरे जरा मुझे बोलने का मौका दो, मेरी बात तो सुनो। हाय रे दैया, क्या सुनने को बचा है अब? हे भगवान, तू मुझे उठा ले, उठा ले। इस बूढ़े का अफेयर था। अरे मेरे कर्म फूट गए। अरे जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो चुड़ैल जिस वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है? कौन है वो? मीना की सास उस तस्वीर को उठाकर देखती है और कहती है, अरे मोरी मैया, ये तस्वीर तो हाँ सासू माँ, ये ससुर जी की माशुका की तस्वीर है जो इन्होंने छुपा के रखी हुई थी। अब तो आपको भी यकीन हो गया ना कि ससुर जी भी अपने जमाने में कितने बड़े आशिक थे। अरे बहुरिया, कम बोल। अरे ये इनकी कोई माशुका नहीं है, ये इनकी बहन की तस्वीर है जिसका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। ये उस बहन की तस्वीर है। क्या? माफ करना, पर मुझे ये बात पता नहीं थी। और वैसे मुझे क्यों नहीं पता? अगर ये हमारी कोई रिश्तेदार होती तो मुझे पता तो जरूर होता है ना माँ जी। अरे बहू, तुझे कैसे पता होगा? मेरी बहन की कोई भी निशानी इस घर में है ही नहीं। वो क्या है ना, उसके मरने के बाद सभी लोग बहुत दुखी थे और सब लोग दुख से बेहाल हो चुके थे। तो मेरी माँ ने कहा कि ना कोई यादें रहेगी और ना ही कोई याद करके दुखी होगा। इसीलिए मेरी माँ ने मेरी बहन की सारी तस्वीरें जला दी, सारी यादें मिटा दी, ताकि हम लोग एक दूसरे को संभाल पाए, यादों से बाहर आ पाए। लेकिन मैं अपनी बहन को भूल नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसकी एक तस्वीर छुपा के रखी थी। लेकिन तुमने मुझे गलत समझा बहू, तुमने मुझे गलत समझा। अरे ये क्या हो गया? मुझे ना कोई आप पे शक नहीं करना चाहिए इतना। अरे हमको लगा था कि आप हमसे ना इस उम्र में रोमांस नहीं करते, तब इस उम्र में आपको किसी छोरी वोरी से प्यार हो गया हो। बहू का तो ठीक है भाग्यवान, तुमने भी मुझे गलत समझा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम लोगों ने दिल तोड़ दिया। अजी सुनिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनो तो जी। अरे हमसे गलती हो गई, हम आपके सामने उठक बैठक करने के लिए तैयार हैं। आप हमें माफ कर दो। अच्छा चलो, अब कोई बात नहीं, गलतफहमी तो होती रहती है। लेकिन मीना बहू, एक बात कहूँगा, तुम जासूस बड़ी अच्छी हो, कोई भी जासूस वाली कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। पर ये आई जासूस बनने वाली सीधे साधे आदमी पे शक कर रही थी। मैं तो बहुत पवित्र आदमी हूँ, पतिव्रता हूँ। ससुर ये बोलकर आंख मारता है और उसके बाद सब नीचे आ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। मीना अपने बिस्तर पर बैठी हुई खुद से कहती है, ससुर जी शरीफ है, ये बात तो साबित हो गई। लेकिन ससुर जी ने जाते हुए आंख क्यों मारी? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मीना को अब चिंता में नींद नहीं आती और वहीं उसका ससुर रात को अंधेरे में उठता है और छत पर जाता है और अपनी जेब में से कुछ तस्वीरें और लाइटर निकाल कर कहता है, मीना बहू, तू कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन तू पहचान नहीं पाई कि तेरे ससुर जी की फोटो में आखिर वो औरत थी कौन। और तू कभी पहचान पाएगी भी नहीं, क्योंकि असली फोटो तो मेरे पास है
और अब मैं इसे जला दूंगा ताकि ना रहेगा सबूत और ना ही कल को होगा मुझ पे डाउट। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने, अद्भुत। मीना भी अपने ससुर का पीछा करते हुए ऊपर आ गई। वो अपने ससुर को कुछ तस्वीरों को जलाते हुए देख लेती है, लेकिन जितनी देर में मीना उसे रोक पाती वो सारी तस्वीरें जल जाती हैं। अरे ये क्या, मेरे कर्म ही फूटे थे जो मैं सच नहीं जान पाई कि इस बार मैंने ससुर जी की तस्वीर में कौन देखा था। खैर, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। मीना भी नीचे आकर सो जाती है। आखिर अपने ससुर की सच्चाई का पता वो नहीं लगा पाई थी। उसका ससुर भी अपनी पुरानी यादों को जलाकर राख कर देता है, और वो यादें क्या थी इसका भी पता किसी को नहीं चल पाया। ससुर जी की फोटो में कौन था, ये राज हमेशा ही राज बनकर रह जाता है। पूनम अपनी बहू काजल को घर में बंद करके अपनी पड़ोसन के कीर्तन में जा रही थी। वो जैसे ही घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रही होती है, तभी पड़ोस की एक औरत बोलती है, क्या बात है पूनम बहन, काजल कहीं गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, काजल तो घर में ही है। वो क्या है ना, बहुओं के सामने सास का कहर बना के रखना ही पड़ता है, वरना नहीं सर पे चढ़ के नाचने लग जाती है, कुछ पता नहीं होता। अरे बहू को घर में बंद करके क्या दिखाना चाहती हो सबको? अगर मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो मेरे पेट पीछे मेरी बहू क्या ही करती है, वो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकले या किसी पड़ोस में जाके मेरी चुगलियाँ करे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी बहू तो इतनी सीधी सादी है वैसे ही, तो इतना परेशान क्यों कर रही है बहू को? देखिए, वो मेरी बहू है और मुझे अपनी बहू को कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं, आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास इतना बोलकर कीर्तन में चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सास की गैर मौजूदगी में काजल किचन में कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी सास मिली है। अरे इतना टॉर्चर कौन करता है किसी को? कभी कभी तो दिल करता है कि अपनी सास को जहर की पुड़िया ला कर दे दूं, पर क्या करूं, डर के मारे सास के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी। जहर देना तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं पुड़िया ने पास्ता कहाँ छुपा रखा है। आखिरकार काजल को पास्ता मिल ही जाता है और वो अपने लिए पास्ता बनाकर चोरी चोरी खाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सास घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो पूरे घर को अच्छे से चेक करती है और अपनी बहू काजल को बुलाकर बोलती है, वैसे तो घर को मैंने अच्छे से चेक कर ही लिया है, पर तू खुद बता दे, कहीं तूने मुझसे बिना पूछे घर में कुछ बनाया तो नहीं है ना? देख बहू, अगर मुझे पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं है, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। नहीं सासू माँ, आपको लगता है क्या कि मैं आपसे बिना पूछे कुछ कर पाऊंगी? चल ठीक है, एक काम कर, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। काजल फिर से किचन में जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। काजल खाना बना ही रही होती है कि तभी काजल का फोन बज जाता है। काजल की माँ से फोन कर रही थी, लेकिन काजल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना फोन उठा पाए। वहीं सोफे पर बैठी सास उठकर आती है और काजल का फोन उठाती है। देखिए बहन जी, अब आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो उसकी घर गृहस्थी में ताक झाक करना बंद कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की घर गृहस्थी अच्छे से चले, तो कृपया अपनी बेटी से दूरी बनाकर रखें। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैंने अपनी बेटी को बेच ही दिया हो। अरे वो मेरी बेटी है, विदा करने के बाद 6 महीने हो चुके हैं जब से ना बात की है ना मिली हूँ मैं उससे। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती क्या? देखिए, अभी आपकी बेटी खाना बना रही है, जब वो फ्री हो जाएगी तब मैं उससे बोल दूंगी कि वो आपको फोन कर लेगी। फिलहाल आप फोन रख दीजिए और अपना काम करिए। काजल खाना बनाते समय अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी और बेचारी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन काजल का देवर मनीष और पत्नी निशा दोनों अपने हनीमून से घर पर वापस आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा बड़े ही आराम से सुबह 7 बजे तक सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ काजल रसोई में खाना बना रही थी। सास गुस्से में निशा के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, ओ महारानी, भूल गई क्या? ये तुम्हारा मायके नहीं बल्कि ससुराल है, और ससुराल में बहू सुबह 5 बजे उठती है। सासू माँ, आपको किसी चीज की तमीज नहीं है या फिर किसी ने सिखाया नहीं है? पहले तो एक बात बताइए कि कमरे में आने पर आपको आवाज लगाना चाहिए था ना? और दूसरी बात, मैं अपने ससुराल में हूँ, किसी जेल में नहीं हूँ जो कैदियों जैसी लाइफ जीऊं। छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर सास का मुंह बन जाता है
और वो बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में काजल अपनी सास को चाय देती है और अचानक से गरम गरम चाय जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है और सास काजल को सुनाने लगती है। अरे तेरी आँख है या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? जब देखो तब नुकसान करती रहती है। अब ये कब टूट गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप आकर करेगा यहाँ पे। माफ करना सासू माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, आगे से ध्यान रखियो, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मजबूरन मुझे अपना कहर तुझ पे बरसाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा अपनी सास को बोलती है, वैसे सासू माँ, एक चाय ही तो गिरी है, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपना कहर आप अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आजकल की मॉडर्न बहुओं की तरह अगर मैंने कहर करना शुरू किया ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख, अपनी जुबान संभाल के बात कर। इस घर में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी या मेरे हिसाब का होता है, और आज तक कभी काजल बहू ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया है। और तुझे इस घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तेरी जुबान कैची की तरह चल रही है। लगता है तुझे मेरे बारे में अभी कुछ पता नहीं है। सासू माँ, आपको तो पता भी नहीं है मेरे बारे में। कॉलेज टाइम से मैंने कितने लड़के लड़कियों को मार मार के सीधा किया है, और आप तो ठहरी 55 साल की उम्र की। सोच लो, आपको तो मैं 5 मिनट में सीधा कर दूंगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सास का कहर सास पर ही कमजोर पड़ रहा था। निशा के सामने सास पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। ऐसे अब जब भी सास काजल को परेशान करने की कोशिश करती, निशा तुरंत काजल के सपोर्ट में आकर काजल को बचा लिया करती। ये सब देखकर काजल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काजल भी अपनी सास के कहर से परेशान हो चुकी थी। ऐसे एक दिन निशा वहाँ पर नहीं थी। इसी बीच काजल अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ गुस्से में उसकी सास आती है और उसका फोन छीन लेती है और फोन को काटकर काजल से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन पे बात करने की? किससे पूछ के तूने अपनी माँ को फोन मिलाया है? भूल गई क्या? घर में जो भी कुछ होता है वो मेरी मर्जी और मेरे हिसाब का होता है। सासू माँ, मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और अपनी माँ से बात करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही थी ना। अच्छा, मतलब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है। आज तक तो तेरी जुबान कभी खुली नहीं। लगता है निशा बहू की संगत का असर हो रहा है तुझ पे। मुझे किसी का रंग नहीं चढ़ा सासू माँ। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हमेशा कमजोर इंसान को ही सामने वाला दबाता है। जब तक मैं इस घर में थी तब तक आपने मुझ पर खूब अत्याचार किया, लेकिन जब से निशा इस घर में आई है तब से सास का कहर नहीं बल्कि बहू का कहर आप पर भारी पड़ चुका है। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। इस दुनिया में हमेशा कमजोर इंसान को ही लोग दबाते हैं, और जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए उठो ना और मदद न मांगो तो और ज्यादा दबाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निशा। मैं सासू माँ की बहुत इज्जत करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब सासू माँ मुझे समझेंगी, लेकिन सासू माँ ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया था। पर अब मुझे लगता है कि ज्यादा चुप रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। काजल की बात सुनकर सास का मुंह बंद हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसे जितना कहर बरसाना था बरसा लिया। अब दोनों बहुएं मिलकर सास को मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती और सास की अकड़ भी अब ढीली हो जाती। सास अपनी दोनों बहुओं में से अब किसी को भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचती। तपती झुलसती गर्मी का मौसम चल रहा था और इस तपती गर्मी में दोपहर के समय पसीने से लथपथ हुआ किशन अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि घर पर तो लाइट ही नहीं है। तभी उसकी पत्नी रेखा बोलती है, जी आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रेखा, लाइट कब से गई हुई है? जी मत पूछो, बस 10 मिनट आती है और 1 घंटे के लिए चली जाती है। सुबह से यही ड्रामा लगा रखा है। ना जाने लाइट वालों को भी क्या हो गया है। पता है कि इतनी गर्मी है फिर भी बार बार लाइट भगा देते हैं ये लोग। अरे कोई बात नहीं, वो तो फसलों के काटने का समय हो रहा है ना, इसी के कारण पावर कट हो जाता है। ये लीजिए, आप पानी लीजिए, मैं आपको पंखे से हवा कर देती हूँ। किशन पानी पीता है और रेखा उसे हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है। तभी वहाँ पर किशन का बेटा मोंटी और उसकी बेटी कोयल आ जाते हैं और कोयल बोलती है, पापा आप घर पर इन्वर्टर लगवा दो ना। हाँ पापा, गर्मी बहुत हो रही है, इन्वर्टर लगा दो। बेटा, अभी और भी खर्चा है। पापा देखो ना, सुबह से लाइट भी नहीं आ रही है। मैं तो सुबह से 2 बार नहा भी चुकी हूँ।
फिर भी गर्मी लग रही है और अब तो टंकी का पानी भी इतना गर्म है कि बस गैस पर रखो और चाय बना लो। बेटा क्या करे अब गर्मी में गरीबी तो काटनी ही पड़ेगी ना। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत ज्यादा है और तुम लोग की हालत बहुत खराब हो जाती है, पर पैसा कहाँ से लाऊं मैं? बेटा तुम तो जानते हो ना हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे हम? और ये कूलर ये तो रात भर चलता है और सोचो दिन में चलेगा तो कितना बिल आएगा। बेटा तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सब कुछ सुविधा कर देंगे। वो भी तो सारा सारा दिन तपती धूप में बाहर काम करते हैं ना, तब जाकर हमारा घर चल रहा है। थोड़ा उनका भी ख्याल किया करो बेटा। हम तो फिर भी घर में बैठे हुए हैं ना, बाहर जाकर देखो कैसे धूप से लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। सभी लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी लाइट आ जाती है और सभी के चेहरे पर पंखे के चलते ही लंबी सी मुस्कान आ जाती है, पर हवा लगते ही सबकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है क्योंकि छत का पंखा बिल्कुल गर्म हवा दे रहा था। ये देखकर रेखा बोलती है, हे भगवान, अब तो छत भी इतनी ज्यादा तप जाती है कि छत पर लगा पंखा तो मानो हवा की जगह अंगारे फेंक रहा हो। अगर हमारा 2 मंजिल का मकान होता तो कम से कम ये छत तो ठंडी रहती। मोंटी बेटा एक काम कर, इस पंखे को बंद कर दे और कूलर चला दे, कम से कम 2 पल ठंडी हवा तो मिल जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर जैसे ही मोंटी कूलर ऑन करता है तभी कूलर भी गर्म हवा देता है। मोंटी अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके कूलर के अंदर झाँक कर पानी चेक करता है और बोलता है, माँ कूलर में ना पानी खत्म हो गया है। अरे यार, एक के बाद एक मुसीबत है, इतनी भरी गर्मी है, अब क्या करे? करना क्या है, कूलर में पानी भर दूंगा और क्या करूँगा। भाई पानी तो तू भर देगा पर तब भी कोई फायदा नहीं होगा, हवा तो गर्म ही रहेगी ना, क्योंकि टंकी का पानी तो इतना उबलता हुआ है कि तवे जैसा है। छोड़ो यार, जो है उसी में गुजारा कर लेते हैं, जैसी हवा मिल रही है ठीक है, कम से कम पसीना तो सूख जाएगा। ऐसे ही सारा परिवार कूलर की हवा के आगे अपना पसीना सुखा लेता है और फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे ही दोपहर में रेखा खाना बना रही होती है, तभी मोंटी और कोयल को आवाज देते हुए बोलती है, मोंटी, कोयल बेटा, दोनों आकर खाना खा लो। आ रहे हैं माँ क्या बनाया है? बेटा तोरी की सब्जी और रोटी। माँ मेरी कोई रोटी मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा खाना खाने का। ऐसा लग रहा है ना रोटी खाने के बाद ना वो अंदर जाएगा ही नहीं। ऊपर से तोरी का नाम सुनते ही ना भूख मर गई। बेटा मैं क्या करूं, गर्मियों में सब्जियां ही यही होती हैं, घिया, तोरी, टिंडे, करेले, ये सारी सब्जियां हरी होने के साथ साथ ठंडी भी होती हैं, इसलिए इन्हें गर्मियों में खाया जाता है ताकि पेट में गर्मी ना बने। अगर तुम दोनों ऐसा खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे बेटा। माँ कुछ नहीं होगा, हम पानी पी लेंगे ठंडा, लेकिन हमें ये खाना नहीं खाना प्लीज। अब अपने और पापा के लिए बना लीजिए, और अगर हमें ज्यादा भूख लगेगी तो हम मैगी बनाकर खा लेंगे। इतना कहकर मोंटी और कोयल अपने कमरे में चले जाते हैं। लगातार काफी दिनों तक बच्चे यूं ही समय पर खाना नहीं खाते, जिस वजह से उनके पेट में गर्मी बन जाती है और दोनों को लूज मोशन भी हो जाते हैं। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर रेखा और किशन से बोलती है, सुनिए जी, ऐसी गर्मी की वजह से बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन कभी लाइट आती है कभी चली जाती है, बेचारे बच्चे गर्मी से बेहाल कुछ खा भी नहीं पाते। क्यों ना हम एक इन्वर्टर किस्तों पर ले ले। रेखा मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस तपती गर्मी में राहत दे सकूं, पर मैं क्या करूँ? तुम तो जानती हो ना कि किस्तों पर अगर इन्वर्टर लगा भी लिया तो घर के खर्चों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। घर के हालात और पैसे की मजबूरी को समझते हुए रेखा किशन की बात पर कोई जवाब नहीं देती। दिन गुजरते चले जाते हैं पर गर्मी के तापमान में कोई गिरावट नहीं आती। ऐसे एक दिन किशन एक बड़ा सा तरबूज लेकर आता है और उसे काट कर सभी को खाने के लिए देता है। तरबूज खाकर मोंटी बोलता है, गर्मी में ना तरबूज खाने का बहुत मजा आता है, या फिर खीरे खाने का मजा आता है, नींबू पानी, ये सब चीजें अच्छी लगती है और बाकी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। हाँ सही कह रहा है भाई तू, इस ठंडे तरबूज की तरह इसे खाकर पेट और मन भी ठंडा हो जाता है। मन तो करता है कि इस तरबूज का ये जो गोल वाला हिस्सा है ना, बस इसे अपने सर पर रख लूं। तो रख लो बेटा, पहले के समय में लोग अपने सर को ठंडा रखने के लिए तरबूज रखा करते थे ताकि उन्हें ठंडक महसूस हो।
अपने पिता की बातें सुनकर मोंटी जल्दी से तरबूज को खोलकर अपने सर पर रख लेता है। उसे ठंडक महसूस होती है। तभी वो बोलता है, अरे वाह पापा, ये तो सच में एसी का काम कर रहा है। मजा आ गया खाकर, और सर पे भी रखकर। ऐसे ही सभी लोग तरबूज का मजा लेते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। एक रात सभी सो रहे थे। तभी रात के समय 2 बजे करीब लाइट चली जाती है। कोयल और मोंटी के कानों में मच्छर भजन कीर्तन करने लगते हैं। मच्छर के गाने सुनकर मोंटी और कोयल की नींद खुल जाती है और वो नींद में ही मच्छर मारने लग जाते हैं। तभी कोयल बोलती है, क्या मुसीबत है यार, 2 घड़ी चैन की नींद नहीं है। दिन में तो लाइट जाती है तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, अब रात में तो ये मच्छर इतना परेशान कर रहे हैं। हाँ बहन, आधी रात को ना कवाली कर रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं, छत पर चलते हैं। एक काम करते हैं, मम्मी पापा को भी उठा लेते हैं। इतना कहकर मोंटी और कोयल अपने माता पिता को भी उठा देते हैं। जिसके बाद सभी लोग चटाई लेकर छत पर चले जाते हैं। जैसे ही लोग चटाई बिछाकर लेटते हैं कि तभी लाइट आ जाती है और सभी लोग नीचे आ जाते हैं और सभी अपनी जगह पर लेट जाते हैं कि तभी फिर से लाइट चली जाती है। किशन रेखा मोंटी को उठाकर फिर से चटाई लेकर छत पे जाते हैं और 5 मिनट गुजरते ही लाइट फिर से आ जाती है और ये कम से कम 4-5 बार होता है। तभी कोयल गुस्से में बोलती है, अरे यार क्या है ना ठीक से जा रही है लाइट, ना ठीक से आ रही है। परेशान करके रख दिया है, कभी ऊपर कभी नीचे। पहले ही गर्मी में कम पसीना आता है क्या, जो अब रात को ये लाइट हमसे एक्सरसाइज करवा रही है। हद होती है परेशान करने की भी भाई। हाँ पापा, आप ना इन्वर्टर लगा ही लो। अरे कम से कम पंखा तो चलेगा, ऐसे ऊपर नीचे भागते भागते हालत खराब हो गई। अपने बच्चों की बात सुनकर किशन और रेखा परेशान हो जाते हैं। बढ़ती गर्मी और बच्चों की समस्याओं को देखते हुए किशन अपनी कमेटी को घाटे पर पैसा उठाकर घर ले आता है और दुकान पर जाकर एक बढ़िया सा इन्वर्टर खरीद लेता है। जैसे किशन इन्वर्टर और बिजली के साथ पहुंचता है तभी मोंटी बोलता है, पापा आप इन्वर्टर लेकर आ गए? हाँ बेटा, मैं कब तक तुम लोगों को गर्मी में तड़पते हुए देखता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कमेटी को घाटे पे उठा लिया, लेकिन इन्वर्टर ले आया। पापा पापा पापा, आप ना बहुत अच्छे हो। कितने अच्छे हो, हमारे बारे में कितना सोचते हो और मेहनत कितना करते हो। लेकिन पापा, ये पैसे तो आपने किसी काम के लिए जोड़े थे ना, और आपने ये पैसे हमारे ऊपर खर्च कर दिए ताकि आप हमें एक चैन की नींद दे सको। हमारे सुख के लिए आपने इतना कुछ किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों से बढ़कर मेरे लिए और क्या ही है। तुम लोग अच्छे से रह पाओ, इसीलिए तो मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ और मैं खुद भी तो नहीं सो पाता रात को सोऊंगा नहीं तो दिन को काम कैसे करूँगा। इसीलिए मैंने ये इन्वर्टर लगा दिया है और तुम्हारी माँ वो भी पूरे दिन काम करते करते थक जाती है। चैन की नींद उसे भी मिलनी चाहिए और हम गरीबों की समस्या का एक छोटा सा हल निकला तो निकाल दिया। किशन की बात सुनकर मोंटी और कोयल अपने पापा को गले लगा लेते हैं। बिजली वाला घर में इन्वर्टर की फिटिंग कर देता है और इन्वर्टर चालू हो जाता है। लाइट के जाने पर भी अब घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। साथ ही सभी रात को एक अच्छी लंबी नींद प्राप्त कर लेते। इस तरह गर्मी की समस्याओं से जूझते हुए जैसे तैसे किशन अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है।